अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग चलता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ जा रहा होता है। जिंग जुन उसे रोकने की कोशिश करती है पर हान मैन उसे कहता है तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये जो भी कर रहा है इसे पता है। लिन फेंग चलता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ जाता है। वहाँ पर रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं। यू हाउ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये चलता हुआ लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ क्यों जा रहा है। वहीं पर सामने सीढ़ियों के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है दोस्त कैसे हो तुम, लेकिन लिन फेंग उसको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। वो लड़का कहता है अब इस लड़के का मसला क्या है, लगता है ये पागल हो चुका है। क्योंकि सारे भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ क्यों जा रहा है। आज यहाँ पर कोई भी लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ नहीं गया, ये पहला लड़का है जो लाइफ एंड डेथ अरीना में जा रहा है। उनमें से कुछ लड़के उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़का है जिसको इस इल्यूजनरी बीस्ट ने निगल लिया था, लेकिन ये तो वहाँ पर मर गया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया। हमारा लिन फेंग जैसी लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर में जाकर खड़ा होता है। मास्टर मोजी गुस्सा हो जाते हैं जबकि हमारे पैट्रियार्च खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारे मास्टर बीलाओ को भी दिखाते हैं, वो तो हंस कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यू हाउ फीफी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है फीफी ये लड़का तो पागल हो गया है, इसकी हिम्मत तो देखो, ये लाइफ एंड डेथ अरीना में चला गया। जबकि फीफी भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है शुक्र है ये अभी तक जिंदा है। यू हाउ क्योंकि यहाँ पर फीफी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है फीफी तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज कहना है कि जाओ उसके जाकर फाइट करो। लास्ट टाइम मैंने इसको छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी लाइफ एंड डेथ अरीना में जाऊंगा और जाकर उसको मार डालूंगा, बस तुम्हें एक बार कहने की जरूरत है। ल्यूफी उसकी तरफ देखती और कहती है तो क्या तुम उसको मार डालोगे। फिर साथ ही वो सोच रही होती है यू हाउ के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो स्वर्ड टाइप की मास्टर स्पिरिट है और पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, ये एक इनर डिसाइपल भी है। तो लगता है कि ये लिन फेंग को आसानी से हरा सकता है। लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है कि अभी तक अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है और पिछले साल इसने ट्रेनिंग भी नहीं की, हो सकता है कि ये उससे हार जाए। यू हाउ से कहता हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, तुम सिर्फ यहाँ पर अपना सर हिला दो और मुझे इशारा करो, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उसको मार डालता हूँ। तो लिन फेंग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाने के बाद चिल्लाकर कहता है यू हाउ जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे साथ फाइट करो। क्योंकि सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी आवाज गूंज रही होती है। वो सभी लोग कहते हैं इस कमीने ने तो यू हाउ का नाम ले दिया। यू हाउ कहता है ये क्या हुआ, इसने तो जानबूझकर मेरा नाम ले दिया, लगता है कि ये मुझे चैलेंज करने वाला है, अब तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। यू हाउ उससे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था, थोड़ी देर बाद एग्जाम के बाद मारने वाला था, लेकिन लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लिन फेंग से कहता है मुझे तुम्हें मारने की इतनी भी जल्दी नहीं है, तुमसे पहले एक और बंदा है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है लिन ली तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लिन ली अपना नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो लिन ली आपको याद होगा स्टार पवेलियन के सेकंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पर शेन चेन के साथ जो लड़का बहस कर रहा था और उसके बाद इसने हमारे लिन फेंग को लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट का चैलेंज किया था। लिन ली यहाँ पर पीछे तो नहीं हट सकता, हालांकि वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। कहता मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं एक इनर डिसाइपल हूँ, मुझे इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। ऊपर से मेरे साथ यू हाउ भी है, यू हाउ मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पहले इससे फाइट करेगा, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। और वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। यू हाउ ऊपर आने के बाद उससे कहता है तुमने इस लड़के को साथ में क्यों चैलेंज किया। लिन फेंग उनसे कहता है तुम दोनों मुझसे एक ही टाइम पर फाइट करोगे, आ जाओ, 2 के मुकाबले में 1 होगा। मास्टर मोजी उसको देखने के बाद कहती है ये लड़का तो एटीट्यूड में बहुत ज्यादा बुरा है, ऊपर से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अगर ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ये इसे ग्रो करने से पहले ही मारना होगा। पैट्रिया चाइल्ड मोजी की तरफ देख रहे होते हैं कि ये फिर से कोई ना कोई बुरा प्लान बना रहा है। क्योंकि हमारे मास्टर बीलाओ तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर 2 बच्चों को इकट्ठे चैलेंज किया है। यू लाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर 2 को इकट्ठे चैलेंज करने की, तुम सिर्फ एक कचरे हो। लिन भी उसे कहता है क्या लगता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर हमारे ब्रदर यू हाउ को चैलेंज कर रहे हो। हमारे ब्रदर यू हाउ के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो एक स्वर्ड स्पिरिट है और ये बड़ी आसानी से तुम्हें यहाँ पर हरा सकते हैं। यू हाउ अपनी तारीफें सुनने के बाद उसे कहता है लिन ली तुमने मेरी काफी अच्छे से तारीफ की, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें पता है ये लड़का एक कचरा है, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी तलवार निकालने की क्या जरूरत है, तुम एक इनर डिसाइपल हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे लिए इस लड़के को मार डालो। लिन इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, मेरी चाल तो मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई, मुझे तो लगा था ये पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अच्छी तरह से पता है कि मैं इस लड़के को नहीं हरा पाऊंगा। तो लिन फेंग उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है लिन ली तुम वाकई में एक बहुत ही बेकार इनर डिसाइपल हो। लिन फेंग यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि मैंने यहाँ पर लिन को चैलेंज क्यों किया। कहता है जब मैं स्टार पवेलियन के अंदर था वहाँ पर ये लड़का शेन चैन जो कि एक आउटर डिसाइपल है फर्स्ट रैंकिंग का, उसके साथ बहस कर रहा था क्योंकि इसे पता था कि ये शेन चैन को हरा नहीं सकता, इसी वजह से ये डर का गुस्से के साथ पीछे की तरफ हट गया और वहाँ पर इसका सामना मुझसे हुआ और वहीं पर इसने मुझे चैलेंज कर दिया क्योंकि इसे लगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ शेन चैन के मुकाबले में, इसी वजह से मैंने इसको आज लाइफ एंड डेथ अरीना में बुलाया है। चलो देखते हैं कि आहिश मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जबकि दूसरा
दूसरा लड़का ये यू हाओ, इसने मेरे ऊपर अटैक किया था बिना किसी वजह के, क्योंकि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ। इसने कहा कि ये मुझे बिना किसी वजह के भी मार सकता है क्योंकि ये एक इनर डिसाइपल है। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर चैलेंज किया है। तो बच्चे इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तो ये बात है, इन दोनों ने इसको ऑफेंड किया था। इसी वजह से लिन फेंग इन दोनों को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना में चैलेंज कर रहा है। तो ली लिन जल्दी से आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दूंगा। जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है, हमारा लिन फेंग उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारता है और वो अरीना से बाहर गिर जाता है। सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पूरे मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन लिन फेंग ने उसको जान से नहीं मारा। ली लिन के बाहर गिरने के बाद हमारा लिन फेंग यू हाओ से कहता है तुम तो मुझे मारने वाले थे, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। यू हाओ से कहता है हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि आज हमारे सेक्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता कि आज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना के ऊपर भी जान से मारने पर पाबंदी है। लेकिन मैं यहाँ पर मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक करूँ, तुम्हारे दोनों बाजू काट दूं, तुम्हारी दोनों टांगे काट दूं। साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यू हाओ की स्पिरिट एनर्जी तो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो स्वर्ड टाइप की मास्टर स्पिरिट है, का प्रेशर काफी ज्यादा है। लिन फेंग से कहता है अब जबकि तुम्हें तलवारबाजी काफी ज्यादा पसंद है और तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी तलवारबाजी के रिलेटेड है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली तलवारबाजी क्या होती है। यू हाओ से कहता है तुम तलवारबाजी के बारे में कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारे पास तो तलवारबाजी के रिलेटेड मास्टर स्पिरिट भी नहीं है, तुम्हें तलवारबाजी के बारे में क्या पता। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तलवारबाजी करने के लिए तुम्हें तलवारबाजी की मास्टर स्पिरिट की जरूरत होती है। और साथ ही वो अपनी तलवार के अंदर से प्रेशर को रिलीज करता है। ऐसे वो अपनी तलवारबाजी की प्रेशर को रिलीज करता है तो वो यहाँ पर तलवारबाजी की स्पिरिट को नहीं बल्कि तलवारबाजी की फोर्स को रिलीज कर रहा होता है। और उसकी फोर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आसपास वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर मोजी भी और पैट्रियार्च तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो फोर्स की पावर है, लेकिन इसने फोर्स की पावर को कैसे अचीव कर लिया। तलवारबाजी की फोर्स की पावर तो सिर्फ वही लोग अवेकन कर सकते हैं के पास तलवारबाजी के रिलेटेड मास्टर स्पिरिट्स हो। पैट्रियार्च कहते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि यही वो लड़का है जिसने बेल्स को 8 बार रिंग किया था, क्योंकि बेल्स को रिंग करने के लिए फोर्स की जरूरत है। ये तो अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। हानमैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है इस बंदे से मैंने पूछा भी था, फिर भी इसने मुझे बताया नहीं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये हमेशा मिस्टीरियस बना रहता है। जुनको भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग जब वहाँ पर अपनी फोर्स की पावर को रिलीज करता है तो यू हाओ को बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि वो उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है। वहाँ बेचारा बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लिन फैमिली का कचरा है, इसने फोर्स की पावर को कहाँ से सीख लिया। मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसका मुकाबला भी कर सकूँ, मैं इसके सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं हूँ। यू हाओ वहीं पर उसे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, न सिर्फ यहाँ पर सरेंडर करता हूँ बल्कि अपनी इनर डिसाइपल की सीट भी तुम्हें देता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो। यू हाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है मैंने कहा ना कि मैं सरेंडर करता हूँ, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। यू हाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सेक्टर लीडर से चिल्लाकर कहता है सेक्टर लीडर प्लीज मुझे बचाओ, ये कचरा मुझे मारना चाहता है, ये पागल हो गया है। लिन फेंग उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूं, ये बेहतर है। और साथ ही वो अपनी तलवार की स्ट्राइक लगाते हुए उसको मार देता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने एग्जाम के दौरान एक लड़के को मार दिया। मास्टर मोजी को तो यहाँ पर एक मौका मिल गया है। मास्टर मोजी चिल्लाकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्टर एग्जाम्स के दौरान हमारे रूल्स को तोड़ने की, तुमने यहाँ पर एक लड़के की जान ले ली जबकि यहाँ पर जान लेना मना है। मास्टर मोजी से कहते हैं तुमने यहाँ पर सेक्टर के रूल्स को तोड़ा है, सभी के सामने एक लड़के की जान ली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही अपने कुछ साथियों से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को सजा दो, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को यहीं पर सभी के सामने मार दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा नैनगोंग चिल्लाकर मास्टर मोजी से कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो। यू हाओ ने यहाँ पर उसे मारने की धमकी दी और वो उसको मार भी सकता था, जबकि लाइफ एंड डेथ अरीना में हमारे लिन फेंग ने इसको मार दिया है, तो इसमें इसने गलत क्या किया। जबकि फीवी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि मास्टर मोजी बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये तो लिन फेंग को मारना चाहते हैं।
वहाँ पर जितने दूसरे एल्डर्स होते हैं वो एल्डर मोजी के ऑर्डर्स को सुनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ, ताकि वो लिन फेंग को मार सके और कहते हैं मास्टर मोजी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम इस लड़के को सजा देने वाले हैं। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुँचते हैं, पैट्रियार्च गुस्से के साथ उन सभी से कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, और वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर मोजी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च, इस लड़के ने आपके सामने जहाँ पर एरोगेंटली बिहेव किया, आपके सामने एक लड़के को मार डाला। हालांकि आज यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम्स के दौरान किसी की जान नहीं ली जा सकती, इसको यहाँ पर सजा देकर बाकी सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। और साथ ही वो पीछे खड़ी एल्डर्स को इशारा करते हैं। वो सारे एल्डर भी पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च, एल्डर मोजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस लड़के ने गलत किया है, इसको सजा तो देनी चाहिए। हमारे मुताबिक इस लड़के को यहाँ पर सही सजा मिलनी चाहिए, इसको सजाए मौत दी जाए, इसको मार डाला जाए। पैट्रियार्च उन सारे एल्डर्स की बातें सुनने के बाद उनसे कहते हैं तुम सभी की बातें खत्म हो गयी। तो मोजी से कहते हैं मोजी मुझे ये बताओ यहाँ पर पैट्रियार्च कौन है, तुम हो या मैं हूँ? तो मास्टर मोजी भी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही पैट्रियार्च बाकी के एल्डर से कहते हैं तो तुम सभी लोग भी बताओ यहाँ पर पैट्रियार्च कौन है, पैट्रियार्च मैं हूँ या फिर एल्डर मोजी पैट्रियार्च है जिनके ऑर्डर्स को तुम फॉलो कर रहे हो? वो सभी लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं जी पैट्रियार्च तो आप ही हैं। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उन सभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर यहाँ पर पैट्रियार्च मैं हूँ तो तुम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। मैंने तुम्हें कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए, इस सामने तुम यहाँ पर एल्डर मोजी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुमने कहा कि उस लड़के ने यहाँ पर मेरे सामने एक लड़के को मार डाला, तुम सभी लोग एल्डर मोजी की बात मानकर उस लड़के को मारने के लिए जा रहे हो, तो मेरी नजर में तो तुमने भी रूल्स को तोड़ा है। और साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी चेयर को भी तोड़ देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग भी उसी लड़के की तरह रूल ब्रेकर हो, तो क्या तुम सभी को भी सजाए मौत दी जाए? तो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं। जबकि एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं पैट्रियार्च को अचानक क्या हो गया, ये तो हमेशा मेरी साइड लेते हैं, लेकिन आज उस लड़के के लिए इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? एल्डर मोजी पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है मैंने गलत किया। पैट्रियार्च से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपनी गलती को मान लिया है तो मैं इस बार इस गलती को माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। इस साथ ही वो उनसे कहते हैं और रही बात इस लड़के की, इस आउटर डिसाइपल ने यहाँ पर यू हाउ को मार डाला है, मैंने ये सब कुछ खुद देखा है, लेकिन उस लड़के ने इसको पहले चैलेंज किया था और इसको जान से मारना चाहता था, तो इस लड़के ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, इसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको मारा है। मोजी से कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च फिर से घूरकर उसको देखते हैं, तो मोजी से कहते हैं ठीक है मैं आपके डिसीजन को मान लेता हूँ। पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो लिन फेंग उन्हें अपना नाम बताता है। पैट्रियार्च से कहते हैं तो लिन फेंग आज के बाद तुम एक इनर डिसाइपल हो। जैसे यहाँ पर पैट्रियार्च उसका नाम पूछने के बाद उसे इनर डिसाइपल बनाते हैं, बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं सभी लोग भी इनर डिसाइपल्स बने हैं, लेकिन हम सभी की रैंकिंग हमें चुपचाप मिल गई और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना में ये सब कुछ करके पैट्रियार्च के सामने अपना नाम बना लिया। पैट्रियार्च को इसका नाम पता है और पैट्रियार्च की नजर में ये एक जीनियस है। जबकि लिन फेंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आज मुझे पैट्रियार्च की अटेंशन मिल गई, यानी कि अब एल्डर मोजी भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी बैकग्राउंड में पैट्रियार्च है और पैट्रियार्च मुझे लाइक करते हैं, इसी वजह से उन्होंने जहाँ पर मेरा नाम पूछा और जहाँ पर सभी के सामने मुझे इनर डिसाइपल बना दिया है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन पैट्रियार्च को यहाँ पर मेरे जैसे काउंटर डिसाइपल की फिक्र क्यों होगी? लास्ट टाइम जब मेरा सामना यूजैन के साथ हुआ था वहाँ पर तो ये मुझे हैंड ओवर करने के लिए तैयार थे और वहाँ पर इन्होंने एक लफ्ज भी अपने मुँह से नहीं निकाला। मुझे लगता है कि मास्टर बीला और कुंगलाओ ने मेरे बारे में बताया होगा, इस वजह से पैट्रियार्च को पता है कि मैं एक जीनियस हूँ और वो मुझे खोना नहीं चाहते। लेकिन एल्डर मोजी का क्या किया जाए, वो बहुत बड़ा कमीना है और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमारा लिन फेंग और एल्डर मोजी दोनों एक ही बात सोच रहे होते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं अगर ये यहाँ पर है तो मैं नहीं रह सकता और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये नहीं रह सकता। लिन फेंग कहता है एल्डर मोजी को तो मेरे हाथ से मरना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे पूरे के पूरे यूनाई सेक्टर को ही अपना दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। तो लिन फेंग वहाँ पर मोजी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। पैट्रियार्च उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं जरा इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखों से देखकर ही लगता है कि ये एक दिन बहुत ही महान वॉरियर बनेगा, मुझे बस इसको अच्छे से कल्टीवेट करवाना होगा और फ्यूचर में ये हमारे यूनाई सेक्टर का एक पिलर बनेगा। पैट्रियार्च कहते हैं लिन फेंग मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं भूलेगा। यहाँ पर इन सभी के सामने तुमने बहुत ही बड़ा शो क्रिएट किया है। लिन फेंग वहाँ से उतरते हुए नीचे आ जाता है। हानमैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझसे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन फेंग हानमैन से कहता है हानमैन तुम अरीना में कब जाने वाले हो? हानमैन अरीना की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हानमैन कहता है अब वहाँ पर अरीना खाली है, लगता है कि मेरी बारी है। वो भी सीधे
सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लाइफ एंड डेथ अरीना में चला जाता है, क्योंकि सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक और बंदा लाइफ एंड डेथ अरीना में जा रहा है और लगता है कि ये भी उस लिन फेंग का दोस्त है। इसको क्या लगता है कि ये भी लिन फेंग है। तो हमारा हान मैन अरीना में जाने के बाद चिल्लाकर उन सभी से कहता है मैं ज्यादा इनर डिसाइपल्स को नहीं जानता और ना ही किसी ने मुझे कभी ऑफेंड किया है, तो तुम में से अगर कोई भी यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज करना चाहे तो वो आ सकता है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लेवल सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर होनी चाहिए। हमारे हान मैन ने जहाँ पर इनर डिसाइपल्स को चैलेंज किया है वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद एक डिसाइपल निकलता है, वो एक इनर डिसाइपल होता है और वो अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है। वो उसे कहता है ब्रदर मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। हान मैन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे अच्छा लगेगा, मेरा नाम हान मैन है। वो लड़का उससे कहता है मेरा नाम वेंग हैन है। हान मैन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं जो कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हान मैन जैसे वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है तो वो भी फोर्स की पावर को रिलीज कर रहा होता है। सामने वाला लड़का वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर फोर्स की पावर को रिलीज कर रहा है। भी इस बात से बहुत हैरान हो जाती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बच्चे ऐसे हैं जो कि फोर्स की पावर को रिलीज कर रहे हैं, ताकि ये भी लिन फेंग का ही दोस्त है। आज इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं आज हमारा यूनाइट सेक्टर एक बहुत बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे लड़कों की तलाश थी। मुझे यहाँ पर दो लड़के ऐसे मिल गए हैं जो कि फोर्स की पावर को समझते हैं। अगर हमने इन दोनों लड़कों को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाया तो फ्यूचर में हमारा सेक्टर बहुत ही अच्छे से राइज करेगा। यहीं पर पैट्रियार्च हमें स्नो मून किंगडम के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर काउंटलेस सेक्टर्स एंड क्लैंस हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये स्नो मून इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा स्केरियस्ट फैमिली है। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे इस पूरे के पूरे वेस्ट किंगडम में कोई भी ऐसी फैमिली या कोई भी ऐसा क्लैन नहीं है जो कि इनके खिलाफ जा सके। इंपीरियल फैमिली के अंदर रॉयल यू फैमिली के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पावरफुल फोर्सेज हैं, जैसे कि यूनाइट सेक्टर, हाउस यू सेक्टर, लूजिया सेक्टर और आइस स्नो माउंटेन विलेज। इस पूरे किंगडम में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात तो ये है इंपीरियल सिटी में 8 ऑफिशियल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे कोर डिसाइपल्स हैं, लेकिन हम में से कोई भी कोर डिसाइपल ऐसा नहीं है जो कि 8 ऑफिशियल्स में से शामिल हो। और यूनाइट सेक्टर कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हो सका कि किसी ऐसे कल्टीवेटर को राइज करवाया जा सके। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट एक ऑफिशियल नहीं बन पाया। इसी वजह से सभी लोग हमारे यूनाइट सेक्टर को बहुत ज्यादा काम मांगते हैं। आज इन दोनों लड़कों में से एक लड़के को हमें भी एक ऑफिशियल रैंक मिल जाए। अगर एक ऑफिशियल रैंक हमारे यूनाइट सेक्टर से होगा तो हमारा यूनाइट सेक्टर बहुत ही तेजी से राइज करेगा। तुम्हारा हान मैन जैसे वहाँ पर अपनी फोर्स की पावर को रिलीज करता है तो उसकी पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो सिर्फ अपनी फोर्स की पावर के साथ ही सामने वाले को घुटनों पर झुका देता है और सामने वाला भी वहीं पर अपने घुटनों पर झुक जाता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो हान मैन से कहता है ब्रदर प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ, आज के बाद तुम भी एक इनर सेक्टर डिसाइपल हो। हान मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है हमारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए। अब मैं एक इनर डिसाइपल बन चुका हूँ, इसलिए हम दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी रही। के सामने वाला लड़का भी आगे से मुस्कुरा देता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान नहीं ली। असल में वो सोच रहा था कि ये लिन फेंग का दोस्त है तो हो सकता है कि ये भी यहाँ पर इसकी जान ले ले। हान मैन अरीना से नीचे आ जाता है लिन फेंग के पास और लिन फेंग से कहता है तो मैंने वहाँ पर अपने आप को जरा भी शर्मिंदा नहीं किया। लिन फेंग उसे कहता है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लिन फेंग कहता है हान मैन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ऊपर से इसके पास अब फोर्स की पावर है, तक इसका सामना किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं होता जो कि फोर्स की पावर को यूज कर सकता हो, तक ये नहीं हारने वाला। हान मैन लिन फेंग से कहता है तो क्या अब तुम यहाँ से जाने वाले हो, हमारा मैच तो खत्म हो चुका है। लिन फेंग उसे कहता है नहीं हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मैं तो यहीं पर रुकने वाला हूँ ताकि मैं बाकी के सारे मैचेस को ऑब्जर्व कर सकूँ और कुछ नए स्किल्स को सीख सकूँ। कहानी सुनाने वाला कहता है हालांकि लिन फेंग और हान मैन दोनों की फाइट्स एंड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों यहीं पर रुकते हैं। लिन फेंग वहाँ पर रुकता है और सारी फाइट्स को देखता है। उन सारी फाइट्स के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन सारी फाइट्स को देखकर उसे सीखने को काफी कुछ मिल सकता है, इसीलिए वो वहीं पर रुकता है। तो लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े उन सारी फाइट्स को देखता है और उन्हीं फाइट्स को देखने के दौरान ही वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, यानी लेवल अप कर लेता है। अब हमारा लिन फेंग सोल लेयर के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है। हान मैन लिन फेंग से कहता है मेरा टारगेट टोफू है कि मास्टर मोजी का एक एलीट डिसाइपल है। हान मैन उसे कहता है मुझे टोफू के साथ फाइट करनी है। टोफू ने सिर्फ एक ही पंच मारते हुए एक कोर डिसाइपल को हरा दिया था, मुझे उसको हराना है। लिन फेंग यहाँ पर हमें रैंकिंग के बारे में बताता है। लिन फेंग कहता है दूसरों को चैलेंज करने से हमें काफी कुछ हासिल होता है, हम लोग जहाँ तो हारते हैं या फिर पहले से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। यहाँ पर कोर डिसाइपल्स की बात हो रही है तो कोर डिसाइपल में सबसे ज्यादा जो वीक बंदा है वो भी अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है। जब हम लोग 1st लेवल पर पहुँचते हैं तो हमें इनर डिसाइपल पर सिलेक्ट किया जाता है। जब हम लोग अपने 4th लेवल पर पहुँचते हैं हमें एक कोर डिसाइपल बना
बना दिया जाता है। जब हम लोग एक कोर डिसाइपल बन जाते हैं तो सेक्टर हमारे पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देता है ताकि हमें अच्छे से कल्टीवेट करवाया जा सके। लिनफेंग कहता है लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर कोई कोर डिसाइपल बनना नहीं है, मेरा मकसद इससे बहुत ज्यादा बड़ा है कि अगर एक कोर डिसाइपल बनने के बाद भी एल्डर मोजी जैसे लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुझे दबा सकते हैं, तो मुझे एक कोर डिसाइपल नहीं बनना बल्कि मुझे एल्डर मोजी से भी ज्यादा पावरफुल बनना है, इतना ज्यादा पावरफुल कि कोई भी अपनी पावर के साथ मुझे झुका ना सके। लिनफेंग हानमैन से कहता है अब जबकि कंपटीशन खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ नए क्लोथ्स और टोकन्स मिलने वाले हैं, हमें यहाँ पर रुककर एल्डर्स की बात सुननी चाहिए। मैंने उसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनर एल्डर्स हमारे एग्जाम्स को देख रहे थे, उन्हें पता है कि हम सभी ने एग्जाम्स को पास कर लिया तो हमें टोकन्स और कपड़ों की जरूरत नहीं है। यही पर ल्यूफी वहाँ पर आती है और लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग उसे कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन अकेले में। वो अकेले में बात करने की बात करती है। मैन और लिनफेंग दोनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या इसे अकेले में क्या बात करनी है। लिनफेंग सोच रहा होता है इसने लास्ट टाइम एल्डर मोदी से मेरी जान बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों जब यहाँ पर अकेले में बात करना शुरू कर दें। लेकिन पता नहीं इसको यहाँ पर मुझसे अकेले में कौन सी बात करनी होगी। उसी वक्त हानमैन जिंग यून और जुनपो से कहता है चलो हम लोग चलते हैं, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आया, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लिनफेंग तुम इससे बात करके वापस आ जाना। क्योंकि लिनफेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि हानमैन यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। साथ ही वो जाने से पहले उसे कहता है ब्रदर गुड लक। लिनफेंग ल्यूफी से कहता है चलो ठीक है आओ आगे चलते हैं और बात करते हैं, और वो दोनों आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। ल्यूफी अभी भी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। ल्यूफी बात करते हुए काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है और बात को स्टार्ट करते हुए से कहती है क्या तुम्हें याद है कि हमारी पहली मुलाकात कैसी थी। लिनफेंग उसे कहता है हाँ मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है, तुमने मुझे तकरीबन मार ही डाला था। ल्यूफी उसे कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने जानबूझकर तुम्हारे पर अटैक नहीं किया था क्योंकि तुम वहाँ पर मुझे नहाते हुए देख रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो लिनफेंग उसकी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी बॉडी के से कौन सा पार्ट है जो कि स्पेशल है जिसकी तरफ मैंने देखा था। तो वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही देख डालता है, जबकि ल्यूफी उसकी तरफ देखती है और कहती है अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी भी तुम मेरी बॉडी को घूर घूर कर देख रहे हो। जबकि लिनफेंग अंदर से सोच रहा होता है हाँ वाकई में इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। लिनफेंग उसे कहता है तुमने पहले मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर खुलेआम तुम्हें देख रहा हूँ। जबकि ल्यूफी उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इस बात को भी मान लेती हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और डायरेक्टली उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ इस तरह बात कर रही हो। ल्यूफी उसकी बात सुनने के बाद एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है कमीने कहेंगे ऐसी कोई भी बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। ल्यूफी उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है। ल्यूफी उसे कहती है मून किंगडम में बहुत ही जल्दी एक नई एकेडमी ओपन होने वाली है, क्या तुम्हें पता है कि मून किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन सी है। लिनफेंग उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि मून फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स इंपीरियल सिटी में इंपीरियल फैमिली है। मून सिटी में जो एम्परर की फैमिली है वो बाकी की सारी फैमिली से बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके पास बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास भी स्ट्रेंथ होगी वही सभी के ऊपर रूल करेगा। ल्यूफी से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इंपीरियल फैमिली इस वक्त मून किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सेक्टर्स हैं, जैसे कि उनमें से एक हमारा यूनाई सेक्टर भी है, लेकिन हमारे सेक्टर्स उनके बराबर नहीं आ सकते। इंपीरियल फैमिली फिर भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हमारे किंग जू यू ने एक नई एकेडमी बनाने का फैसला किया है। वो एक नई एकेडमी जिसका नाम स्नो मून किंगडम एकेडमी रखा जाएगा। बहुत ही जल्दी ये एकेडमी ओपन करने वाले हैं और उन्होंने आसपास के जितने भी पावरफुल सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर से उनके जीनियसेस को वहाँ पर भेजने के लिए कहा है। उन सारे जीनियसेस को वहाँ पर रखा जाएगा और उन्हें बेस्ट रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे वहाँ पर जाएंगे उन सभी को दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज दिए जाएंगे, क्योंकि इंपीरियल फैमिली उनके पीछे होगी। यहाँ तक कि उस एकेडमी में सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स के टीचर्स को बुलाया जाएगा ताकि वो उन सभी को ट्रेनिंग दे सके। लिनफेंग उसे कहता है तो तुम्हारी इस बात से मेरा क्या ताल्लुक है, तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। ल्यूफी से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी वहाँ पर स्नो मून किंगडम की एकेडमी में जाना चाहिए। नई एकेडमी है, वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। लिनफेंग उसे कहता है नहीं मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियाँ भी होंगी। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। ल्यूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की एकेडमी को बनाना इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इंपीरियल फैमिली वाले यहाँ पर दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स से जीनियस स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यूनाई सेक्टर वाले अपने जीनियस डिसाइपल को वहाँ पर जाने देंगे। ये बात तो ठीक है कि इंपीरियल फैमिली वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स वाले वो भी स्ट्रॉन्ग है और वो उनके सामने अपना
सर नहीं झुकाने वाले। ल्यूफी उसकी बात सुनने के बाद कहती है, ये बंदा हालांकि ये घर की इंसान है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसे सबके बारे में पहले से पता होगा। लेकिन साथ ही ल्यूफी कहती है, इसने फिर से यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा इससे बदला लेने के लिए, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो नेक्स्ट सीन एक पीक का दिखाया जाता है जिसका नाम 9 फ्रोस्ट पीक होता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि 9 फ्रोस्ट पीक यहाँ पर सारे इनर डिसाइपल्स को आना पड़ता है। जो भी इनर डिसाइपल्स यहाँ पर नए सिलेक्ट होते हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं ताकि उन्हें उनके यूनिफॉर्म्स और टोकन्स मिल सके। क्योंकि यहीं पर एक दीवार है जिस दीवार के ऊपर 81 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। वो सारे के सारे इनर डिसाइपल्स हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट इनर डिसाइपल्स हैं। हालांकि इनर डिसाइपल्स की तादाद ज्यादा है लेकिन रैंकिंग वाले सिर्फ 81 है जिनके पास ये हक है कि वो दीवार के ऊपर अपना नाम लिख सके। और इनर डिसाइपल्स के 81 की रैंकिंग में सबसे टॉप पर जो लड़का है उसका नाम वैन रेन जैन है। तो चैन सिंह भी यहीं पर होता है, वो उसे कंग्रेचुलेट करता है। चैन सिंह तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ऑफिशियल चूज यहाँ पर आया था तो लिन जियान ने चैन सिंह के साथ ही फाइट की थी और इसे बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था। तो वैन रेन के बारे में कहानी सुनाने वाला कहता है, ये लड़का एक बहुत बड़ा जीनियस है, यहाँ तक कि जो कभी आउटर डिसाइपल बना ही नहीं। ये आउटर डिसाइपल बने बिना 16 साल की उम्र में डायरेक्टली सोल लेयर के साथ अपने इनर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हो गया था। इसी वजह से इसे इनर सेक्टर में सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। इस वक्त ये अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है लेकिन ये अभी तक कोर डिसाइपल सिलेक्ट नहीं हुआ कि ये खुद ही कोर डिसाइपल सिलेक्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर ये यहाँ से कोर डिसाइपल सिलेक्ट होगा तो ये कोर डिसाइपल्स की रैंकिंग में सबसे लास्ट पर आएगा। इसलिए इसने कभी किसी कोर डिसाइपल को चैलेंज ही नहीं किया और ये यहाँ पर इनर डिसाइपल्स की फर्स्ट रैंकिंग पर कब से बना हुआ है। वैन रेन चैन सिंह से कहता है, चैन सिंह तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बस थोड़ी सी और मेहनत करो और देखना एक दिन तुम्हारा नाम भी इस दीवार के ऊपर लिखा जाएगा। चैन सिंह उसे कहता है, ब्रदर रेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो रेन जल्दी से जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे नए और पुराने इनर सेक्टर के डिसाइपल्स होते हैं, वो उन सभी से कहता है, सभी लोग मेरी तरफ देखो, आज मैं तुम सभी के सामने यहाँ पर इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि आज के बाद ल्यूफी मेरी लड़की है। तुम में से कोई भी ल्यूफी के ऊपर अपनी नजर नहीं डालेगा, जो भी ल्यूफी की तरफ देखेगा मैं उसको मार डालूंगा। वहाँ पर कुछ इनर डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमने सुना था कि ब्रदर रेन को ल्यूफी में इंटरेस्ट है, लेकिन ये बात तो वाकई में सच साबित हुई। आज ब्रदर रेन ने सभी के सामने ये ऐलान भी कर दिया है। तो यहीं पर हमारा हानमैन भी खड़ा होता है। हानमैन जहाँ पर अपना टोकन लेने के लिए आया है लेकिन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि ल्यूफी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि ये फैसला तो ल्यूफी करेगी ना कि तुम कर सकते हो। तो रेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कोई तो है जो कि मेरे खिलाफ जा रहा है। और वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और हमारे हानमैन के चेहरे पर एक जबरदस्त पाम मारता है जिससे हानमैन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वो वहीं पर जख्मी होकर बैठ जाता है। ब्रदर रेन उसे कहता है, सिर्फ एक और लफ्ज अपने मुंह से निकालो और उसके बाद मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो हानमैन उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस सेक्टर के फर्स्ट रैंक पर हो तो ये बहुत बड़ी इम्प्रेसिव बात है। मेरे ब्रदर को सिर्फ 1 साल दे दो, 1 साल के बाद देखना वो तुम्हारी ये रैंकिंग भी तुमसे छीन लेगा। तो ब्रदर रेन उसे कहता है, तो मुझे अपने इस ब्रदर के बारे में बताओ कि जिसकी तुम इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। हानमैन उसे कहता है, मैं अपने उसी ब्रदर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम लिन फेंग है और वो ल्यूफी का बॉयफ्रेंड है। मैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अब ये कमीना लिन फेंग कौन है, मुझे इसके बारे में कोई तो बताओ। सिंह आगे बढ़ता है और उसे बताता है, तुम्हें याद होगा कि लिन फैमिली में एक कचरा था, लिन फैमिली के कचरे को लिन फेंग कहा जाता है। कुछ दिन पहले वो अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा है और उसने थोड़ी बहुत स्वर्ड स्पिरिट को भी सीख लिया है, यानी कि वो स्वर्ड फोर्स को भी रिलीज कर सकता है। तभी अभी उसने इनर सेक्टर के एग्जाम्स को पास किया है और यहीं पर आने वाला होगा। वो तुमसे फाइट करने के लायक नहीं है, अगर वो यहाँ पर आता है तो मुझे मौका देना, मैं उसके साथ फाइट करके उसको मार डालूंगा। लिन फेंग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे मार सकते हो। तो लिन फेंग के साथ ल्यूफी भी होती है। सभी लोग इसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा था, ल्यूफी तो वाकई में इसकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों एक साथ यहाँ पर आए हैं। रेन भी उन दोनों को वहाँ पर इकट्ठे देखकर बहुत सा हैरान होता है और उसे कहता है, तो क्या तुम्हारा नाम लिन फेंग है। तो लिन फेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा हानमैन के पास चला जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। हानमैन उसे कहता है, हाँ ये तो बस छोटे मोटे स्क्रैचेस है। लिन फेंग उसे कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, कम से कम सामने वाले ओपोनेंट को तो देख लेना चाहिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानमैन उसे कहता है, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसने यहाँ पर सभी के सामने कहा कि ल्यूफी उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझसे ये बात देखी नहीं गई क्योंकि ल्यूफी तो मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है। ल्यूफी भी कह रही होती है, ये रेन तो बहुत बड़ा कमीना है, इसे शर्म भी नहीं आई ये सब कुछ कहते हुए। रेन लिन फेंग से कहता है, मैंने यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछा है, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो या नहीं। लिन फेंग हानमैन से कहता है, तो तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि चाहे वो इस बारे में कहे कि ल्यूफी उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। जबकि हानमैन उसे कहता है, ब्रदर मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, कहीं तुम बहरे तो नहीं। बाकी के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, अब हम लोग क्या करें।
ऐसा ना हो कि इस लड़के की वजह से वो गुस्से के साथ हमारे ऊपर भी अटैक कर दे। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ओ तो तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो तुम मुझसे बात कर रहे हो। रैन उसे कहता है, चलो शुक्र है तुमने मेरी आवाज तो सुनी, मुझे तो लगा था कि तुम बह रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। रैन उसे कहता है, नहीं, तुम्हारे जैसे कमीने के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इसका मतलब मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे जानते नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी सवाल का जवाब क्यों दूंगा? हाय, तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ के कोई एल्डर हो जिसके जवाब को देना मेरे लिए लाजमी है? रैन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि हमारा लिन फेंग आगे से हंस रहा होता है। यहीं पर चेन जिंग चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने लिन फेंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ब्रदर रैन के सामने इस तरह बात कर सकते हो? लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जबकि लिन फेंग उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ चेन जिंग, तुम्हारे बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो आउटर डिसाइपल्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर थे और एक इनर डिसाइपल को चैलेंज करने के बाद एक इनर डिसाइपल बन गए थे। लेकिन जब ब्रदर जूनैन यहाँ पर आया था उस वक्त लिन किया ने तुम्हारे साथ फाइट की थी और लिन किया ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तुम वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारे थे, इसलिए तुम्हारे बारे में ये जीनियस का लफ्ज कहना ये तो बेकार है, क्योंकि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अगर तुम लिन कियान को नहीं हरा सकते तो तुम एक इनर डिसाइपल होने के लायक नहीं हो। ल्यूफिस की बात सुनने के बाद कहती है, लिन फेंग की जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है, ये तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ता। फेंग उसे कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रैन से कहा कि तुम मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी अभी अपनी सोल लेयर में एंटर हुआ हूँ और मुझे थोड़ी बहुत फोर्स के बारे में पता है। तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे, तो क्यों ना तुम ट्राई करके देखो। लिन फेंग उसे चैलेंज करता है और कहता है, स्टॉर्मी गोज लाइफ एंड डेथ एरिना में चलो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और जाकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। सिंह उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यहाँ पर चैलेंज कैसे कर सकता है? इसे अभी सोल लेयर के ऊपर प्रमोट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसने वहाँ पर यू हाउ को हरा दिया था। यू हाउ मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर इसने उसको हरा दिया तो इसका मतलब ये मुझे भी यहाँ से आसानी से हरा सकता है। मैं वाकई में लाइफ एंड डेथ एरिना में इसके साथ फाइट करने के बाद जिंदा रह पाऊंगा या नहीं? मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ भी नहीं, क्योंकि लिन कियान ने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था और ये लड़का लिन कियान से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। जब तुम आउटर डिसाइपल थे तब तुम आउटर डिसाइपल की रैंकिंग नंबर 1 पर थे, लेकिन इनर डिसाइपल बनने के बाद तुम यहाँ पर एक ताकतवर बनने के तलवे चाट रहे हो। तुम यहाँ पर किसी के लैपटॉप बन चुके हो। तुम्हारे एम्बिशंस कहाँ पर चले गए? यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं मैं उन सभी से यही बात कहना चाहूंगा, हमें अपने एम्बिशंस और गोल्स को सामने रखना चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी पावरफुल के साथ लीच बनकर चिपकना चाहिए और उसके तलवे चाटना चाहिए। इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लिन फेंग यहाँ पर अपनी तीसरी मास्टर स्पिरिट यानी कि इल्यूजन बेस की पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और उसके दिमाग में इस बात को बिठा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है और एक कचरा है। सिंह उसकी बातें सुनने के बाद उन्हीं को अपने माइंड में दोहरा रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी के तलवे चाट रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं एक कचरा हूँ, एक बहुत बड़ा डरपोक हूँ जो कि यहाँ पर किसी के साथ चिपका हुआ हूँ, किसी पावरफुल के साथ, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ। सब कुछ सोचने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। चैन सिंह के वहाँ से चले जाने के बाद रैन उसे कहता है, कचरे कहेंगे, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम्हारा मुंह भी काफी तेज चलता है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने अपने घुटने टेको और 10 बार मुझसे माफी की भीख मांगो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिन फेंग हानमैन से कहता है, हानमैन क्या इसी बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है? हानमैन उसे कहता है, हाँ इसी ने मेरे ऊपर अटैक किया। हानमैन लिन फेंग को इसके बारे में बताता है। वो उसे कहता है, वैन टोफू से सिर्फ एक ही लेवल कमजोर है, लेकिन अब टोफू क्योंकि कोर डिसाइपल बन चुका है तो इनर डिसाइपल में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इस वक्त ये फर्स्ट रैंकिंग पर है। हानमैन लिन फेंग से कहता है, मुझे इससे बदला लेने की इतनी भी जल्दी नहीं है, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मेरा बदला इससे जरूर लोगे, लेकिन अभी नहीं, तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनोगे। ब्रदर रैन उसे कहता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब आकर मुझसे बदला लेते हो, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं यहीं पर तुम्हें मार सकता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? तुमने तो मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर 10 बार तुमसे माफी मांगू तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम मेरे सामने 100 बार भी घुटने टेक कर माफी मांगो मैं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रैन उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं, रैन अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसी वजह से वो यहाँ पर हंस रहा है, कहा कि वो इसके ऊपर अटैक करने वाला है। जबकि ल्यूफी चिल्लाकर उसे कहती है, रैन ये तुम क्या कर रहे हो? ये स्टॉर्मी गोज का लाइफ एंड डेथ एरिना नहीं है, ये इनर डिसाइपल्स की प्लेस है। यहाँ पर जो सारे बच्चे अपने इनर डिसाइपल्स के टोकन लेने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पर किसी को जान से नहीं मार सकते। साथ ही वो सोच रही होती है, हालांकि मेरा लिन फेंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो रैन का मुकाबला नहीं कर सकता। रैन इस वक्त अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है, लेकिन मैं यहाँ पर लिन फेंग को मरने नहीं दे सकती। लिन फेंग को मुझे स्नो मून अकेडमी में लेकर जाना है और रैन वहाँ पर अपनी
पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है ल्यूफी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर तुम किसी दूसरे मर्द को प्रोटेक्ट करने की बात करोगे तो इससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। ल्यूफी उसकी बात सुनने के बाद कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? हाँ ये बात ठीक है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो लिन फेंग की गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे। जैसे ल्यूफी यहाँ पर ये वाली बात करती है तो पीछे के जितने भी इनर डिसाइपल्स होते हैं जो पहले घबराए हुए होते हैं वो सभी चिल्लाकर कहते हैं तो ये बात वाकई में सच है कि ल्यूफी इसकी गर्लफ्रेंड है, इस कमीने को हम लोग सबक सिखाएंगे। ल्यूफी के लायक नहीं है, एक बार इसे इनर डिसाइपल सेक्टर से बाहर निकलने दो या फिर ब्रदर रैन को इसके ऊपर अटैक करने दो। इस पर अटैक करने के बाद हम सभी लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे और इसको एक अच्छा सबक सिखाएंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई ल्यूफी का बॉयफ्रेंड बनने की। तब हमारा हान मैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मुझे लगा ही था, मेरे ब्रदर ने तो बहुत ही खूबसूरत लड़की को पटा लिया है। तो ब्रदर रैन ल्यूफी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ किसी को जान से मारना तो मैं उसको जान से नहीं मार सकता? सेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे किसी को कुछ भी करने से रोक सके। यहीं पर इनर सेक्टर एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम जूजू होता है। जूजू वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं तुम इनर डिसाइपल्स की फर्स्ट रैंकिंग पर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्टर में रूल्स नहीं है, तुम यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते। क्या तुम्हें लगता है कि यूनाई सेक्टर तुम्हारे बाप की जागीर है जहाँ पर जो चाहे वो तुम कर सकते हो? ब्रदर रैन एल्डर जूजू से कहता है जूजू ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ करने से रोक सको। चीजें सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ब्रदर रैन कर क्या रहा है, ये एक इनर सेक्टर एल्डर के साथ किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनर सेक्टर एल्डर से भी नहीं डरता। जूजू से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, सभी बच्चे यहाँ पर अपने इनर सेक्टर के टोकन्स को लेने के लिए आए हैं क्योंकि इन्होंने एग्जाम्स को पास किया है और तुम इन सभी को एक सीनियर होने के नाते किस तरह बुली कर रहे हो। मुझे लगता है कि इनर सेक्टर एल्डर होने के नाते ये मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूं। एक और इनर सेक्टर एल्डर आ जाते हैं और उसे कहते हैं मेरे लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है इसलिए इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरे इनर सेक्टर एल्डर का नाम लू जुआन होता है, तो लू जुआन इस एरिया के इंचार्ज है। वो उसे कहते हैं जूजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इस एरिया का एल्डर मैं हूँ, सारे इनर सेक्टर्स का एल्डर मैं हूँ। और यूजू चिल्लाकर उसे कहते हैं लू जुआन तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा इनर सेक्टर का नंबर 1 लड़का यहाँ पर किसी को भी जान से मार डाले तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर इसको रोक भी नहीं सकता। एल्डर लू जुआन उसे कहते हैं अगर ये सारे इनर डिसाइपल्स इतने ज्यादा वीक है कि वो ऊपर वाले पावरफुल बंदे के हाथों मारे जाएं, इसका मतलब तो ये है कि वो कभी इनर डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं थे, इसलिए मुझे इनके मरने पर कोई भी अफसोस नहीं होगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मैं यहाँ पर ब्रदर रैन का साथ देने वाला हूँ क्योंकि रैन एक ऐसा डिसाइपल है जो कि बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करने वाला है, ऊपर से इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसका साथ दूंगा तो हो सकता है कि मुझे इससे कुछ फायदा हो जाए। वहाँ पर जो इनर डिसाइपल्स अपने टोकन्स लेने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये एल्डर किस तरह की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़ी मुश्किल से एग्जाम को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सभी को लगता है कि हम लोग बेकार हैं, हम लोग कचरे हैं, हम सभी को अगर यहाँ पर ऊपर वाला बंदा मार भी डाले तो इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने के लिए आए ही क्यों हैं। भी उनकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर मैं यहाँ पर अपना इनर डिसाइपल का टोकन और अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे इनर डिसाइपल का टोकन देने वाले हैं या नहीं देने वाले? तो एल्डर लू जुआन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एल्डर जूजू चिल्लाकर उसे कहते हैं एल्डर लू जुआन जो तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इनर डिसाइपल को जिसने एग्जाम को पास किया है और सभी एल्डर्स के सामने अपनी पावर्स को शो किया है कि वो इनर डिसाइपल बनने के लायक है, तुम उसको उसका टोकन देने की बजाय यहाँ से जाने का कह रहे हो। हमारे यूनाइट सेक्टर में कुछ रूल्स हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन रूल्स को तोड़ने की। इनफैक्ट उनसे कहता है एल्डर जूजू शांत हो जाए, आपने यहाँ पर ये अपनी आंखों से देख लिया, आप इस बात के गवाह रहना। लू जुआन ने यहाँ पर खुद से मुझे जाने को कहा है और मुझे मेरा टोकन नहीं दिया। लू जुआन से कहते हैं हाँ मैं इस बात का गवाह हूँ, यहाँ पर एल्डर ने तुम्हें टोकन नहीं दिया और तुम्हें यहाँ से जाने का कहा है। लिनफेंग उनसे कहता है एल्डर जूजू तो फिर ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं इनर डिसाइपल नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसी बात है कि यहाँ पर जो एल्डर है वो मुझे इनर डिसाइपल का टोकन देना नहीं चाहते। इसके बाद जो कुछ भी होगा उस सभी की कॉन्सिक्वेंसेस तो एल्डर्स को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। साथ ही वो आगे बढ़ता है और हानमैन को उठा लेता है और कहता है हानमैन चलो यहाँ से चलते हैं। ब्रदर रैन उसे कहता है एल्डर जूजू ने आकर तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मुझसे बच पाओगे, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा मैं वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। लिनफेंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम्हारा दिल चाहे चले आना। जबकि एल्डर जूजू से कहती है लू जुआन तुम इस बात पर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये लड़का कौन है। फिर साथ ही एल्डर जूजू भी वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर जूजुआन रैन से कहते हैं अफसोस कि वो कचरा यहाँ से चला गया, वरना आज तुमने उसको मार देना था। ब्रदर रैन उसे कहता है एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़का बहुत ही जल्दी मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो लिनफेंग हानमैन को लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है तो ल्यूफी फिर से वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है लिनफेंग मुझे तुमसे बात
करनी है। अनमैन लिन फेंग से कहता है, ब्रदर लिन फेंग, मुझे अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। मुझे पो जून के साथ जाना है, इसलिए मैं उसके साथ पहले चला जाता हूँ। तुम दोनों यहीं पर रुको और उसके साथ ही आ जाना। लिन फेंग कहता है, थोड़ी देर पहले इसने एक ताकतवर बंदे के साथ फाइट ले ली, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तब ये अचानक से समझदार हो जाता है और मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है। ल्यूफी हमारे लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग, मुझे लगता है कि आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि रेन किसी वक्त भी तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिन फेंग उसे कहता है, अचानक से तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? वो उसे कहती है, मैं बस इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मून अकेडमी को ज्वाइन करने वाले हो। मैं नहीं चाहती कि मून अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले तुम मारे जाओ। लिन फेंग उसे कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें कब कह दिया कि मैं मून अकेडमी को ज्वाइन करूंगा? तो लगता है कि तुम मेरी केयर करती हो क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसी वजह से। ल्यूफी उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? वो तो बस मैंने वैसे ही उसको पिस ऑफ करने के लिए ये बात कही थी। साथ ही वहाँ से चली जाती है और कहती है, पर मेरी बात को याद रखना, रेन बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे बहुत ज्यादा एहतियात करना। कहीं ऐसा न हो कि तुम वाकई में उसके हाथों मारे जाओ। लिन फेंग उसके जाने के बाद कहता है, ये लड़की, हालांकि इसका गुस्सा तेज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। स्टॉर्मिंग कोच एरिया से होती है, जहाँ पर एग्जाम्स का सेकंड डे होता है। तो फर्स्ट दिन के ऊपर एग्जाम जो हुए थे उसमें आउटर डिसाइपल्स ने इनर डिसाइपल्स को चैलेंज किया था। सेकंड डे है, तो आज यहाँ पर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें इनर डिसाइपल्स कोर डिसाइपल्स को चैलेंज करेंगे और उस पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर इन फाइट्स को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि इनर डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोर डिसाइपल्स तो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो भी फाइट्स होंगी वो बहुत ज्यादा दासू होने वाली है। हमारा हानमैन, लिन फेंग और जुनपो, वो तीनों भी यहाँ पर फाइट्स देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो भी इनर डिसाइपल यहाँ पर कोर डिसाइपल को हराएगा, वो कोर डिसाइपल में अपनी रैंकिंग बना लेगा और वो पास होकर कोर डिसाइपल बन जाएगा। हमारे पैट्रियार्च भी वहीं पर बैठे होते हैं। पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं, चलो ठीक है, हमारे फर्स्ट राउंड को स्टार्ट किया जाए। हम लोग अपने सेकंड एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त उन्हें सामने से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। दूर से ही आवाज आती है, ब्रदर नैनगोंग, चू ऑफ द हाउ यू सेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं अपने कुछ गेस्ट के साथ। तो वो सारे के सारे एल्डर्स होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। स्पेशली वहाँ पर आइस पावर रिलीज हो रही होती है, किसी के पास आइस मास्टर स्पिरिट होती है। तो वहाँ पर एग्जाम को देखने के लिए जितने भी बच्चे खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं, यहाँ पर तो व्हिर्लपूल चल रहा है, ये वाली ठंडी हवा तो बहुत ज्यादा तेज है, हमें तो ठंड लग रही है। लगता है कि उस पंछी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हाई रैंक के पीपल होंगे। ये आइस स्पिरिट जिस बंदे की है उसका नाम हानजू टियान है और वो आइस स्नो माउंटेन विलेज का कैप्टन है। जैसे वो लोग उन बच्चों के ऊपर से गुजरते हैं वो सारे बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है। वहीं पर एक बड़े से प्रोफाउंड रैंक के फिश पाइथन को दिखाया जाता है। एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर भी एक मास्टर बैठा होता है, जबकि एक बड़ी सी तलवार उड़ती हुई आती है, उसके ऊपर भी एक मास्टर होता है। यहाँ पर टोटल 4 पावरफुल मास्टर्स आए हैं। सबसे पहले हुजू सेक्टर के पैट्रियार्च को दिखाते हैं जिसका नाम चूकिंग है। फिर हानजू टियान को दिखाते हैं जो कि आइस स्नो माउंटेन का पैट्रियार्च है। रॉयल प्रिंस को दिखाते हैं जो कि रॉयल प्रिंस है स्नो मून इंपीरियल फैमिली का और उसका नाम डाउन टियान लैंग है। वेंचू गेट के वाइस लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम टेंगू शान है। प्रिंस लैंग आगे बढ़ता है, उसे कहता है, ब्रदर नैनगोंग, प्लीज मुझे माफ करना, बिना बताए हम लोग यहाँ पर चले आए और तुम्हें विजिट करने के लिए आ गए। साथ ही मैं अपने साथ कुछ गेस्ट भी लेकर आया हूँ। यूनाई सेक्टर के पैट्रियार्च उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर पर्सनली हम सभी से मिलने के लिए आए हो। प्रिंस लैंग पैट्रियार्च से कहता है, लास्ट टाइम तुम्हें याद तो होगा मैंने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा था और तुमने उससे कहा था कि उसे अपने फादर के पास जाकर किसी तमीज सीखनी चाहिए था, किसी के सामने किस तरह बात की जाती है। वैसे आपको भी इसका बेटा याद आ रहा होगा, जब ल्यूफी ने आकर पैट्रियार्च से बात की थी मून अकेडमी की, तब वहीं पर एक लड़के ने उनसे बात की थी कि आप लोग यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं। पर पैट्रियार्च ने गुस्से के साथ उसे कहा था कि जाकर अपने फादर से थोड़ी तमीज सीखो। उसने कहा था कि मैं अपने फादर को जरूर बताऊंगा, तो ये उसका फादर है। पैट्रियार्च भी उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं, हाँ मैंने उस लड़के से कहा था और वाकई में उससे थोड़ी तमीज सीखने की जरूरत है। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये सारे बुड्ढे यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये सभी के सभी पावरफुल क्लैंस के लीडर हैं और यहाँ पर एक साथ आ गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो बड़ा चल रहा है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, पैट्रियार्च तुमने यहाँ पर इस बात को अगर रिफ्यूज किया कि तुम अपने पावरफुल लड़कों को हमारी स्नो मून अकेडमी में भेजने को तैयार नहीं हो, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनली आया हूँ। इन सारे बच्चों में से मैं खुद चूज कर लूंगा कि कौन सा बच्चा हमारी स्नो मून अकेडमी को ज्वाइन करेगा और कौन सा नहीं। सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ पर यूनाइट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आए हैं कि स्नो मून अकेडमी को, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर
से बात करने की। ये लोग हमें रैंडमली यहाँ से चूज कर सकते हैं। पैट्रियाज उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हारी इस बात को भी मना कर दूं तो फिर तुम क्या करोगे? प्रिंस लैंग उसे कहता है पैट्रियाज मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर इस बात को रिफ्यूज कर सकते हैं। जिस तरह बाकी के सेक्टर्स पावरफुल थे उन सभी ने भी मेरे सामने हार मान ली, आप भी मानेंगे। फिर साथ ही वो पैट्रियाज नैनगोंग से कहते हैं पैट्रियाज फिलहाल के लिए हम पॉलिटिक्स की बातों को छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो पहले आप एग्जाम्स को कंटिन्यू करें, हम भी तो देखें कि यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चूज करेंगे। फिर साथ ही वो उन सारे बच्चों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर अपना बेस्ट देना, क्योंकि अगर तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बेस्ट दिया और अपनी पावर्स को हमें शो करवाया, अपने से किसी बच्चे को हम लोग अपनी स्नो मून अकेडमी के लिए चूज कर लेंगे। तो स्नो मून अकेडमी में जाने के बाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें इस छोटे से सेक्टर में नहीं मिल सकता। वहाँ पर तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो प्रिंस लैंग जैसे वहाँ पर सारे बच्चों से ये बात करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर यूनाई सेक्टर में बेटर रिसोर्सेज के लिए आए थे ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन सके। स्नो मून अकेडमी हमें ये सारे रिसोर्सेज दे रही है और हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकती है, तो हमें इस छोटे से सेक्टर को ज्वाइन रखने की जरूरत ही क्या है। पैट्रियाज भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे काफी सारे बच्चे इनकी साइड लेने को तैयार हो चुके हैं। पैट्रियाज सोच रहे होते हैं चलो देखते हैं कि मेरे सेक्टर को कौन धोखा देता है। फिर साथ ही वो उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है, अब जबकि ये सभी लोग यहाँ पर इस एग्जाम को देखने के लिए आए हैं। पैट्रियाज कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। आज यहाँ पर सिर्फ इनर डिसाइपल्स ही आपस में फाइट कर सकेंगे। आज यहाँ पर इनर डिसाइपल्स और कोर डिसाइपल्स आपस में फाइट नहीं कर सकते। पैट्रियाज सोच रहे होती है मैं इन्हें यहाँ पर अपने कोर डिसाइपल्स की पावर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोर डिसाइपल्स हमारे यूनाई सेक्टर की फाउंडेशन है। मैं इनको सिर्फ अपने इनर डिसाइपल्स की पावर से दिखाऊंगा। पैट्रियाज सभी बच्चों से कहते हैं चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए रूल्स को चेंज करता हूँ। आज के एग्जाम्स में जितने भी बच्चे हैं वो इनर डिसाइपल्स की रैंकिंग के लिए फाइट करेंगे। तुम सभी को पता है कि इनर डिसाइपल्स में 81 रैंकिंग्स है। तुम में से जो भी इनर डिसाइपल 81 की रैंकिंग में से जिसको भी हराएगा उसे उसकी रैंकिंग मिल जाएगी। लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक ही बंदे को 2 बार चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ कर चैलेंज करना। जबकि प्रिंस लैंग भी इसकी बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर मुझे अपनी पावर शो नहीं करवाना चाहता, इसीलिए इसने एग्जाम के रूल्स को चेंज किया है। पैट्रियाज इनर डिसाइपल से कहते हैं जिस तरह तुम्हारी रैंकिंग है उसी हिसाब से सभी लोग यहाँ पर आ जाओ और बाकी के इनर डिसाइपल तुम इन्हें चैलेंज कर सकते हो। तो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रदर रैन क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और उसके साथ उसके 4-5 टपोरी भी खड़े होते हैं जो कि उसके फॉलोअर्स हैं। वो उनसे कहता है वहाँ पर नीचे जाओ और जाकर उन सभी को मार डाला। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ओपोनेंट्स मरने चाहिए। पैट्रियाज उनसे कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आ जाओ जो भी इन बच्चों को चैलेंज करना चाहते हैं। मैं लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन फेंग तुम्हें नहीं लगता कि इन बच्चों में से कोई भी यहाँ पर इनको चैलेंज नहीं करना चाहेगा? हम सभी लोग तो अभी अभी इनर डिसाइपल बने हैं और ये जितने भी रैंकिंग वाले बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिन फेंग से कहता है मुझे ये वाले रूल्स काफी ज्यादा पसंद आए, मुझे लगता है काफी सारे बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त एक लड़का जल्दी से अरीना में चला जाता है और कहता है मेरा नाम डिसाइपल लूली है और मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। इनर रैंक के नंबर 81 को मैं चैलेंज करता हूँ। इनर सेक्टर का रैंक 81 यू लिन आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। कि ब्रदर रैन उसे कहता है इसको मार डालना। वो रैन से कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है। जाते उस लड़के को मार डालता है। जबकि उसके बाद 4 और बच्चे यहाँ पर ऊपर वाली रैंकिंग्स को चैलेंज करते हैं, लेकिन वो बाकी के चारों भी उन चारों को मार डालते हैं। तो रैन उन सभी को वहाँ पर मरता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है ये सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग तो इनर डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं थे और इन्हें लगता है कि इनर डिसाइपल बनने के बाद दीवार के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बाकी के इनर डिसाइपल्स बचे होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बाकी में हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ रैंकिंग वाले बच्चों के हाथों से मारे जा सकते हैं। ब्रदर रैन पैट्रियाज से कहता है पैट्रियाज तो क्या यहाँ पर हम लोग आपस की रैंकिंग वालों से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी नीचे के लोग हैं ये सारे तो कचरा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैट्रियाज रैन की बात सुनने के बाद सोच रही होती है वेन रैन जैन हालांकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की वजह से ये एक रेयर जीनियस है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस रेयर जीनियस को यहाँ पर गवा दूं। लगता है कि फ्यूचर में ये हमारे यूनाइट सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल पिलर बनेगा। करता हूँ कि जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं वो लोग इन 5 लोगों के मौत की वजह से आगे आकर चैलेंज ना करें, वरना अगर वो चैलेंज करेंगे तो वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। जहाँ पर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है, तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ब्रदर रैन उसे कहता है तुम फिर से टांग अड़ाने के लिए आ गए। लिन फेंग उसे कहता है ब्रदर रैन तुम इनर डिसाइपल्स की फर्स्ट रैंकिंग पर हो, तुम हम सभी के सीनियर हो, लेकिन तुम हम सभी जूनियर्स को यहाँ पर इतना ज्यादा कम मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नीचे जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे कचरा हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जबकि तुमने जब शुरुआत की थी तब तुम भी एक कचरा हुआ करते थे, तुमने भी 0 से शुरुआत की थी। तो बच्चे लिन फेंग की बात सुनने के बाद थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं और कहते हैं ये लड़का लिन फेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो रैन यहाँ पर हमें कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं समझ
समझता है। उसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन हमने भी एग्जाम को पास किया और हम लोग इनर डिसाइपल बने हैं। पैट्रियार्च कहते हैं हीशान, टोफू, वैन और लिन फेंग, टियानजियान सेक्टर में जो चारों लड़के हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि ये बहुत बड़े जीनियस है और फ्यूचर में हमारे टियानजियान सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और मेरी पावरफुल फोर्सेस बन सकते हैं। हीशान एक कोर डिसाइपल है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि फ्यूचर में एक ऑफिशियल बन सकता है। टोफू अभी इम्प्रूव कर रहा है और वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल कोर डिसाइपल बनेगा और वैन बहुत ही जल्दी एक कोर डिसाइपल बनने वाला है। लिन फेंग के बारे में मास्टर बीला और कुंगलाओ को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये बहुत बड़ा जीनियस बन सकता है। मैं इन चारों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, बस ये दोनों जहाँ पर आपस में फाइट ना करें। ब्रदर रेन लिन फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरी तरफ उंगली उठाने की, जबकि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक इनर डिसाइपल भी नहीं हो, तुम एक आउटर डिसाइपल हो। लिन फेंग से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने ये सारी बातें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो तुम। तो मेरे लेवल के बराबर भी नहीं हो, इसलिए तुम कचरा भी नहीं हो। रेन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। लिन फेंग बातें करता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर में आ जाता है और कहता है यहाँ पर हमारे सेक्टर एग्जाम्स चल रहे हैं जहाँ पर हम सारे डिसाइपल्स आपस में हाई रैंक के वाले बंदे को चैलेंज करते हैं ताकि हम लोग उसकी पोजीशन को ले सके। यहाँ पर हम सभी डिसाइपल्स अपनी ऑनर के लिए फाइट करते हैं। फाइट को हारने से हमें ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया। यहाँ पर इनर डिसाइपल्स की रैंकिंग को चैलेंज करने वाले बच्चों को तुमने अपने लैकीज के हाथ से मरवा दिया। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। लिन फेंग चिल्लाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनर डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुम अपने जूनियर डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा कम मांग रहे हो और उन्हें जानबूझकर कचरा कह रहे हो। तुम उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम एक राइटलेस पर्सन नहीं हो। तो रेन भी जल्दी से जंप करते हुए अरीना के सेंटर में आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी वेव्स निकल रही होती हैं। लेकिन साथ ही लिन फेंग उसे कहता है जरा ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पर कितने बड़े बड़े पावर हाउसेस है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुएं के अंदर बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो। अपना कुआं ही अपनी दुनिया लगती है, लेकिन बाहर निकल कर देखो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। स्लैंग और बाकी के एल्डर्स भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, ये बहुत ज्यादा समझदार है। लिन फेंग उसे कहता है तुम एक वाइज इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक कचरे से भी ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लिन फेंग यहाँ पर अपने सेक्टर के ऊपर भी उंगली उठा देता है और कहता है अरे जैसे घटिया और छोटी सोच वाले इंसान जो कि अपने इनर डिसाइपल्स को बुली करता है और यहाँ पर एल्डर्स की भी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे जैसे इंसान को अगर यहाँ पर रखा इस सेक्टर वाले रेस कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं। इस बात पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे सेक्टर का आउटर डिसाइपल हूँ। इस सेक्टर में तुम्हारे जैसे बेवकूफ और घटिया इंसान को रखा गया है। बाकी के सारे बच्चे भी ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं अब इस लड़के को क्या हो गया है, लगता है ये पागल हो गया है, ये यूनाई सेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है। लू जाम भी वहीं पर खड़े होते हैं, वो वहीं से चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक आउटर डिसाइपल होने के बावजूद तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। लिन फेंग एल्डर लू जाम से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारा यूनाई सेक्टर इतने सारे डिक्लाइन में क्यों चला गया है, हमारा सेक्टर राइज क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे जैसे बेवकूफ और घटिया एल्डर्स की वजह से। मुझे लगता है कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ तो मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे इनर सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर साथ ही वहाँ पर खड़े उन 5 लड़कों से कहता है जिन्होंने यहाँ पर पहले 5 लड़कों से फाइट की थी और उन 5 को मार डाला था। लिन उनसे कहता है तुम सभी को लगता है कि तुम लोग रैंकिंग में हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है तुम 5 यहाँ पर नीचे आओ, लाइफ एंड डेथ अरीना में मैं तुम 5 के साथ एक ही वक्त पर फाइट करूंगा और तुम्हें दिखाता हूँ कि एक आउटर डिसाइपल तुम्हें हरा सकता है। तुम सभी के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम बाकियों को बुली कर सको। ल्यूफी भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, लगता है कि ये पागल हो गया है, ये 5 लड़कों को एक साथ चैलेंज कैसे कर सकता है। ये वो 5 रैंकिंग वाले लड़के हैं और रैंकिंग वाले कम से कम अपनी सोल एयर के 3rd लेवल पर तो होंगे ही, तो 1-2 से फाइट करने की बात होती तो फिर तो ठीक था, 5 को एक साथ हराना मुश्किल है। पैट्रियार्च भी लिन फेंग की बात सुनने के बाद कह रहे होते हैं मैं यहाँ पर लिन फेंग को खो नहीं सकता, 5 लड़कों के साथ फाइट करने के दौरान खतरा है कि लिन फेंग मारा जाए। फेंग एक जीनियस है और मैं नहीं चाहता ये जहाँ पर मरे। लिन फेंग से कहते हैं तुम 5 के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम इनमें से किसी एक को चूज कर लो। लिन फेंग कहता है नहीं, मुझे 5 के साथ एक साथ फाइट करनी है। ब्रदर वैन उन 5 की तरफ देखता और कहता है तुम सभी बेवकूफ हो, चलो जल्दी से यहाँ पर नीचे उतरो, मैं इसको 1 सेकंड भी और जिंदा नहीं देख सकता, जल्दी से यहाँ पर और इसे मार डालो। 5 ब्रदर वैन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जल्दी से जाम करते हुए नीचे उतर आते हैं। सभी लोग जैसे वहाँ पर अरीना में उतरते हैं तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम युई जैंग होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, अपनी फायर मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने मारने वाले का नाम याद रखना चाहिए, मेरा नाम युई जैंग है। वो जैसे लिन फेंग
के करीब पहुंचता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन फेंग अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन को यूज करते हुए अपनी पाम से इसके ऊपर अटैक करता है। अपनी वाली काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़के ने तो अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन के 8th मूव को भी मास्टर कर लिया, ये 8th लेयर पर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। लिन फेंग असल में यहाँ पर अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन को सिर्फ छलावे के लिए यूज कर रहा है। असल में वो ड्रॉ स्किल मेथड को यूज करने वाला है ताकि कोई उसके ड्रॉ स्किल मेथड को यूज होते हुए देख ना सके, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक है। युई जेंग जैसे उसके करीब पहुंचता है, लिन फेंग उसी अटैक के बीच से अपनी तलवार को बड़ी स्पीड से निकालता है और उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो वहाँ पर युई जेंग को मार देता है। युई जेंग सिर्फ एक ही अटैक में मर जाता है। पैट्रियार्च देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो स्वर्ड ड्राइंग स्किल को मास्टर किया है, ऊपर से ये लड़का अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतना बल्कि इसने 8 पाम ऑफ द डेसोल्यूशन को 8th लेयर तक मास्टर कर लिया है। इसी वजह से तो मास्टर बीला और कुंगलाओ इस लड़के की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लिन फेंग बाकी के चारों से कहता है यहाँ पर तुम सभी ने जो कुछ भी किया है अब उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं युई जेंग मर चुका है, अब हम लोग क्या करें? लगता है कि हम चारों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। वो चारों जैसे मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फेंग वहीं पर अपनी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्वर्ड फोर्स को रिलीज करता है और स्वर्ड फोर्स को रिलीज करने के बाद वो उनमें से 2 के ऊपर और अटैक करता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। तो वहाँ पर अरीना में सिर्फ 2 ही लड़की और बचती हैं। लिन फेंग उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है, वो दोनों ही जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ब्रदर रेन से कह रहे होते हैं ब्रदर रेन प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारी जान बचा लो। क्योंकि रेन चिल्लाकर उनसे कह रहा होता है तुम सभी लोग कमीने हो, वहीं पर मरो, यहाँ पर वापस मत आना, तुम लोग इनर डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं हो। लिन फेंग पीछे से उनके ऊपर स्लैशेस लगाता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है और कहता है आज तो यहाँ पर अगर हिमनली किंग्स और गॉड हुड भी आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। देखने वाले बच्चे इस मूव को पहचानते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़की ने अभी भी यहाँ पर स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकिंग मूव को यूज किया है। इस लड़की के पास कितने सारे मास्टर स्किल्स हैं, इसने स्वर्ड ऑफ निर्वाणा स्किल को भी मास्टर कर लिया। काउंटर डिसाइपल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जबकि ल्यूवी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने उन 5 को मार डाला जो कि इनर डिसाइपल्स की टॉप 5 रैंकिंग में थे। मुझे लगता है कि अब ये लड़का मेरी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर निकल चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसके लेवल तक पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैं इससे बदला नहीं ले सकती। पैट्रियार्च कहते हैं इसने मेरे 5 इनर डिसाइपल्स को बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला। ये लड़का या तो एक जीनियस है या फिर इसको एक डेविल कहूँ। पीटर मोसी पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च ये बात आपने देख ली कि इसने 5 रैंक डिसाइपल्स को मार डाला। ये लड़का वाकई में एक गिफ्टेड डिसाइपल है, जीनियस तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के लिए ब्लेसिंग की बजाय डिजास्टर लेकर आएगा। पैट्रियार्च एल्डर मोजी से कहते हैं एल्डर मोजी मुझे एक बात बताओ, तुम हर बार इस लड़के के खिलाफ क्यों हो जाते हो? रेन और बाकी के 5 ने जहाँ पर हमारे 5 इनर डिसाइपल्स को मार डाला उस वक्त तुमने उसके बारे में ये बात क्यों नहीं की? पीटर मोजी से कहते हैं पैट्रियार्च हम लोग लिन फेंग को वैन रेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कितनी स्ट्रॉन्ग है और वैन रेन एक ट्रू जीनियस है। पैट्रियार्च से कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए तुम शांत रहो। कि एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं अगर हमने इस लड़के को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे यहीं पर मारना होगा। पैट्रियार्च लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तुमने यहाँ पर इस बात को साबित कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ तुम यहाँ पर रैंकिंग की फाइट में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यहाँ पर अपने इनर डिसाइपल के क्लोथ को पहन लो। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ना तो मुझे आपके इनर डिसाइपल के क्लोथ चाहिए और ना ही मैं यहाँ पर रैंक डिसाइपल्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ पर इसलिए लाइफ एंड डेथ अरीना में खड़ा होकर लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत बड़े बेवकूफ हैं। कितने बड़े बेवकूफ है ये मैं उनको ये साबित करके दिखा रहा हूँ। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जैसा कि मेरे नाम के साथ लगा हुआ है कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ और आउटर डिसाइपल होने का मतलब होता है कि हम लोग अभी तक जुनहाई सेक्टर का हिस्सा नहीं है। मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ इसलिए मैं जब चाहे इस सेक्टर को छोड़कर जा सकता हूँ। क्या ऐसी ही बात है? शायद काफी ज्यादा घबरा भी जाती है, क्या ये वाकई में छोड़कर जाने वाला है? वो से कहते हैं हाँ ऐसी ही बात है। लिन फेंग उनसे कहता है पैट्रियार्च प्लीज मुझे माफ करना, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं जुनहाई सेक्टर को छोड़कर जाने वाला हूँ। आज यहाँ पर मेरा लास्ट डे होगा। आने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये बच्चा यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बनने के लायक है और बहुत ही जल्दी कोर डिसाइपल भी बन सकता है, लेकिन ये सेक्टर को छोड़कर जा रहा है। इस लैंग्वेज से कहते हैं तो मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जुनहाई सेक्टर में इतना ज्यादा डिसेंट लड़का हमें मिलेगा। तुम तो वाकई में एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो और एक जीनियस भी हो। अगर तुम यहाँ पर अपने जुनहाई सेक्टर को छोड़कर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ तुम हमारी होली मून अकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम स्नो मून अकेडमी को ज्वाइन करते हो तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ पर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हें सबसे बेस्ट ट्रेन करवाया जाएगा। उसी वक्त दूसरे एल्डर हन जूटियान से कहते हैं लिन फेंग हालांकि मेरे सेक्टर के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी के पास मार्शल आर्ट स्पिरिट आइस टाइप की होनी चाहिए, ना ही हम लोग अपने सेक्टर से बाहर के लोगों को अपने सेक्टर में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए एक ओपन ऑफर है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्नो माउंटेन विलेज सेक्टर को ज्वाइन कर सकते
सकते हो। तुम्हें वहाँ पर ना ही आउटर डिसाइपल ना ही इनर डिसाइपल बनना पड़ेगा, बल्कि मैं तुम्हें डायरेक्टली एक कोर डिसाइपल प्रमोट करूंगा। मास्टर चू किंग भी इसे कहते हैं। अगर तुम मेरे हाउस सेक्टर को ज्वाइन करते हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज दूंगा। एल्डर मोजी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के को वहीं पर जाकर मार देना चाहिए, कि अगर इस लड़के ने हमारे सेक्टर को छोड़कर बाकी किसी सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो हमारे यूनाइट सेक्टर की इज्जत क्या रह जाएगी। पैट्रियार्च गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। पैट्रियार्च उसके ऊपर गुस्सा होने के बाद लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग 3 दिन पहले यहीं पर एग्जाम को पास करने पर मैंने तुम्हें खुद एक इनर डिसाइपल बनाया था, लेकिन तुमने अभी तक अपने इनर डिसाइपल की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक अपने आप को एक आउटर डिसाइपल क्यों कह रहे हो? तुम यहाँ पर यूनाइट सेक्टर को धोखा देकर जाना चाहते हो। लिन फेंग उनसे कहता है, पैट्रियार्च मैं यहाँ पर यूनाइट सेक्टर को धोखा देकर नहीं जा रहा, बल्कि आपके यूनाइट सेक्टर ने मुझे इनर डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास तो इस बात का गवाह भी है कि आपके ही एक एल्डर ने मुझे सेक्टर से निकाला है। उन्होंने मुझे इनर डिसाइपल का टोकन और मेरे ड्रेसेस नहीं दिए। पैट्रियार्च से कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है? लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है, लेकिन पैट्रियार्च इससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे एक सवाल पूछना है कि हम लोग यहाँ पर स्टार पवेलियन के अंदर जब जाते हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना अलाउ किया जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी मार्शल आर्ट्स के स्किल रखे हुए हैं सारे के सारे लो लेवल के मार्शल आर्ट्स के स्किल हैं और वो बाकी की जगहों पर भी आसानी से मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे मार्शल आर्ट्स के स्किल को अगर मैं सेक्टर से ले सकता हूँ तो बाहर से भी ले सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी मेहनत करके उन स्किल्स को सीखा है। अगर ये कहा जाए कि तो अभी तक सेक्टर ने मेरे लिए कुछ भी फेवर नहीं किया, सेक्टर ने मुझे यहाँ तक कुछ भी नहीं दिया। सारे के सारे स्किल्स मैंने अपनी मेहनत से सीखे हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वो स्किल्स कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर डिसाइपल होने के नाते हमने जहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स और फेवर्स नहीं दिए तो तुम हमारे सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो। इसका हमने तुम्हें यहाँ पर फ्री में मार्शल आर्ट्स के स्किल प्रोवाइड तो किए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे सेक्टर को छोड़कर जाना कोई वजह बनती है। लिन फेंग उनसे कहता है, पैट्रियार्च प्लीज मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दे। तो वो अपनी बात को किस तरह कंप्लीट करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग इस एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।